गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट्स, आज हम हमारा साइबर क्राइम और लॉ सिक्योरिटी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको साइबर क्राइम क्या होता है, प्लस साइबर क्राइम के लॉज क्या होते हैं, प्लस इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह क्या होते हैं, लाइसेंस वगैरह क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम हमारे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक को रीड आउट कर रहे हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स हमने पढ़े थे, उन्हीं टॉपिक्स के बाद आज हमारा एक नया टॉपिक यूज में आ रहा है, दैट इज साइबर क्राइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में साइबर क्राइम होता क्या है? तो साइबर क्राइम का मीनिंग क्या होता है, साइबर क्राइम होता क्या है? तो साइबर क्राइम का बेसिक मीनिंग ये होता है कि साइबर क्राइम इज एन any criminal offense that is facilitated by and involve the use of electronic communication or information system, including any electronic device, computer on the internet. The term cybercrime is a general term that cover crime like phishing, credit cards frauds, illegal downloading, industrial damage, espionage, child pornography, cyberbullying, cyber stalking, cyber terrorism, etc. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कई सारे टॉपिक्स हमने लॉज और लॉज के अलावा पायरेसी वगैरह क्या होती है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज साइबर क्राइम। थोड़ा साइबर क्राइम के बारे में हम जानते हैं, या साइबर क्राइम में से अगर साइबर का मीनिंग हटा दें तो क्राइम का मीनिंग ये होता है कि पर्टिकुलर कोई पर्सन इलीगली वे में किसी भी टाइप के पर्सन को हार्म करता है या किसी टाइप का वर्क को कंप्लीट करता है, तो उससे अनऑफेंस वे में क्या मानते हैं, क्राइम मानते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी टाइम चल रहा है। इस टेक्नोलॉजी टाइम के अंदर कई सारे पर्सन बिना किसी टूल या बिना किसी एक्सेस के किसी और पर्सन को अगर डैमेज करना चाहते हैं और उससे हम हार्म करना चाहते हैं, तो हार्म करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और कई सारे गैजेट्स और लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, और उस डिवाइस के थ्रू अगर वो किसी पर्सन को हार्म करते हैं या किसी तरह का क्राइम करते हैं, तो उसी क्राइम को क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है। अब जब साइबर क्राइम होता है तो साइबर क्राइम के कई सारे व्यूज होते हैं। उन व्यूज में फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इलीगल डाउनलोडिंग, इंडस्ट्रियल डैमेज या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग एक्सेट्रा, इस तरह के कई सारे क्राइम्स होते हैं। अब इस सारे क्राइम होते क्या हैं, इनको किस किस तरह से प्रोसेस किया जाता है? तो सबसे पहला क्राइम हमारे सामने आ रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन थेफ्ट। तो इंफॉर्मेशन थेफ्ट का मतलब क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन थेफ्ट का मतलब होता है कि फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल ओवर द इंटरनेट बाय मींस ऑफ डिसेप्शन। कि फिशिंग इसका ही एक पार्ट होता है, फिशिंग, और एक होता है फार्मिंग। तो फिशिंग का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन की परमिशन के बिना उसकी इंफॉर्मेशन को, अगर हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, तो उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इंफॉर्मेशन थेफ्ट का मतलब ये होता है कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया था कि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही पर्सन अपना टोटली बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, प्लस वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहा है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन ही लीक हो जाएगी तो वो पर्सन कभी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है और अपने बिजनेस को डिक्रीज कर देगा। तो इन्फॉर्मेशन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टूल होती है, और इन्फॉर्मेशन ही कई सारे पर्सन चुरा कर किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। तो उसी क्राइम को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन थेफ्ट क्राइम कहते हैं। While working online, you often enter the create information related to you. You often enter information related to the payments and even of your home address, etc. While shopping, this information must be safe and must not fall the wrong hands. One should be careful while working online as there are many ways through which thieves can obtain your personal information. कि जब हम किसी भी वर्किंग प्लेस पर काम करते हैं तो उस गैजेट्स का या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करने के लिए हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं मेंटेन करना होता है। उस इन्फॉर्मेशन में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है। फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स ओवर द इंटरनेट by means of deception. Information typically targeted by the phishing schemes including password, username and bank account information, the social security numbers. The term phishing is the play of phishing. Hackers can various form of bait in the other to catch the victim. कि बेसिकली इसी थेफ्ट को आइडेंटिफाइड करने के लिए फिशिंग टर्म का यूज होता है। तो फिशिंग एक्चुअल में एक ऐसी टर्म होती है जिसमें कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर पर्सन, जिसे हम हैकर या क्रैकर मानते हैं, वो बिना एडमिन पर्सन के ऑथराइजेशन के उसकी इन्फॉर्मेशन को क्रैक कर लेता है, उस इन्फॉर्मेशन में उसका पासवर्ड चुरा लेता है या पासवर्ड चुराने के अलावा उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है और उसको डैमेज करता है। तो इसी टर्म का क्या कहते हैं, फिशिंग टर्म कहते हैं। तो इस टर्म को हम कहते हैं फिशिंग टर्म। द फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स ओवर द इंटरनेट
by means of deception information by typically targeted by the phishing schemes including password username कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन बिना ओनर की परमिशंस के उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है, उनके पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर या डिटेल वगैरह जो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उन इन्फॉर्मेशन को चुराता है। तो इसी क्राइम को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन थेफ्ट क्राइम कहते हैं। इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट क्राइम होता है स्कैम क्राइम। स्कैम क्राइम का मतलब होता है कि एनी फ्रॉडेंट बिजनेस practice that exact money from an unsuspecting ignorant person is called a scam. These days, the internet has become another primary source of scams. Scams committed over the internet are called the online scam. For example, uh, Marilyn wanted to gift her friend two customized bracelet whose price was on the photo sharing website that listed the design and cost of customization. Marilyn happily transferred the advance payment to 450 the account of mentioned on the site, and he was promised the date of delivery. But the hurry stopped, the gift never arrived. Even after the repeated calls, the only had a promise that it will be delivered soon as suddenly. Website account was deleted from the photos, sharing website and even the numbers went dead. कि नेक्स्ट क्राइम होता है स्कैम क्राइम। स्कैम क्राइम का मीनिंग ये होता है कि आजकल साइबर सेफ्टी या साइबर क्राइम के अंदर एक न्यू क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, दैट इज स्कैम क्राइम। तो स्कैम क्राइम का मतलब होता है कि कई सारे अनऑथराइज्ड पर्सन्स फर्जी कंपनीज वगैरह बनाते हैं या फ्रॉड कंपनीज बनाते हैं, और फ्रॉड कंपनीज बनाने के बाद उस कंपनीज पे कोई प्रोडक्ट्स या कोई भी अट्रैक्टिव लोगोज या अट्रैक्टिव आरडी स्कीम्स वगैरह अप्लाई करते हैं। कई सारे पर्सन्स उस आरडी एफडी के चक्कर में आकर प्लस उस प्रोडक्ट के चक्कर में आकर उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन करने के बाद अपना अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद जो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए, जो आरडी एफडी का जो उन्होंने लॉगअप लिया है, जो उन्होंने कम्युनिकेशन किया है, वो चीज़ उनको अप्लाई नहीं होती है और थोड़े दिनों के बाद कंपनी बंद हो जाती है और उनका पैसा लेकर भाग जाती है। तो इसी क्राइम को हम कहते हैं स्कैम क्राइम, जस्ट लाइक ए मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, दैट इज ए स्कैम। Any fraudulent business practice that accepts money from the unsuspecting ignorant person is called a scam. These days the internet has become the another primary source of scams की कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड कॉल्स आते हैं, उन कॉल्स के थ्रू हमें कम्युनिकेशन किया जाता है और कम्युनिकेट करके हम उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या उन पर एफडी आरडी करवाते हैं, और वो पर्सन सफिशिएंट पर्सन नहीं होती या ट्रस्टफुल पर्सन नहीं होते हैं, और कुछ टाइम के बाद वेबसाइट बंद हो जाती है और वो पर्सन हमारा पैसा लेकर चले जाते हैं और कंपनी डेड हो जाती है या फोन कॉल्स अटेंड नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं उन क्राइम को हम कहते हैं ऑनलाइन क्राइम्स और ऑनलाइन स्कैम्स। Important thing to keep in mind while using the internet to avoid scam including the following, कि अगर हम इस ऑनलाइन स्कैम में फंसना नहीं चाहते तो हमें कुछ सिक्योरिटी टूल्स का यूज करना होगा। नेवर आइदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अनसिक्योर वेबसाइट्स, कि हमें कभी भी अनसिक्योर वेबसाइट्स पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। नेवर रिप्लाई टू ईमेल फ्रॉम एनी अननोन अनरीडेबल सोर्सेज, कि हमें कभी किसी अननोन पर्सन का ईमेल रिप्लाई नहीं देना चाहिए जिसमें फ्रॉडेंट मेल्स हो। नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर ईमेल इवन इफ यू नो द सेंडर, कि जिस पर्सन ने आपको भेजा है कोई लिंक वगैरह भेजा है, उस लिंक में कोई अट्रैक्टिव ऑप्शंस आ रहे हैं तो उन ये लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ वायरस या अनएक्सेप्शन टूल्स होते हैं जिनसे हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। नेवर रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल और एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग टू यू वांट समथिंग, कि अगर आपको कुछ गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं, आपने कोई वॉन किया है, कोई गेम वगैरह आपने खेला नहीं है लेकिन आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आपने ये चीज़ जीती है, आपने ये चीज़ जीती है, तो इस तरह के फ्रॉडेंट मेल्स आते तो उन मेल्स को रिप्लाई नहीं देना चाहिए। इसी तरह से साइबर क्राइम का तीसरा टूल होता है इलीगल डाउनलोड्स। Illegal downloading refer to the obtaining files for which you do not have the right to use and download from the internet. It is downloading is paid digital term without making to any payment and using an illegal way to download it. For example, if you are downloading a movie which is not available for free download, this is illegal downloads. Somewhere downloading a copy of the licensed software by press the legal measures is also illegal download. कि नेक्स्ट होता है इलीगल डाउनलोड, भी हमारा एक साइबर क्राइम है। कैसे कि आज कोई मूवी लॉन्च होनी है और वो मूवी मार्केट में आने से पहले नेट पे आ चुकी है और कई सारे पर्सन्स इलीगल वे में उस मूवी को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके मार्केट में चला लेते हैं। तो यह जो डाउनलोडिंग है वो इलीगल है, क्योंकि कुछ टर्म्स होती है, जो पैटर्न टूल्स होते हैं, कुछ गेम्स होते हैं वो पैटर्न टूल्स होते हैं जिन्हें हम बिना अमाउंट पे किए हुए डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन किसी अनएक्सेशन टूल से हमने उन प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लिया या कुछ मूवीज या कोई प्रोडक्ट्स हमने डाउनलोड किए या कोई भी प्रोग्राम्स अगर हमने डाउनलोड किए, तो वो डाउनलोडिंग एक इलीगल वे है जिसे हम बिना परमिशन एक्सेस नहीं कर सकते या उसकी कॉपी नहीं बना सकते। तो यह भी एक क्राइम है जिसे हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। साइबर क्राइम में इलीगल डाउनलोडिंग के बाद हमारा नेक्स्ट क्राइम आता है, उस क्राइम को हम कहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आज का बहुत बड़ा टर्म बन चुका है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो एक इलीगल वे है वेबसाइट पर
न्यूड फोटोज देखना या उन्हें एक्सेस करना या 18 एज से पहले उनका एक्सेस करना, दैट इज ए चाइल्ड पोर्नोग्राफी. Child pornography is defined as any visual or written presentation, including images, movie, and texts, that depict the advocate sexual activities, including the sexual molestation and exploitation of any under the age of 18. The law also includes some child nudity, simulated sex involving child, and many materials are computer recorded their child pornography. Information Technology Act 2000 and Indian Penal Code 1860 provide the protection from the child pornography. कि आज के टाइम का एक बड़ा साइबर क्राइम बन चुका है, दैट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी. चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में कई सारे इलीगल पर्सन्स किसी पर्सन्स को हैरेस करने के लिए उसके नेगेटिव फोटोज वगैरह वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, या फिर कई सारी कंपनीज वाले किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या इलीगल वे में उसको यूज करने के लिए कुछ नेगेटिव फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, मूवीज वगैरह अपलोड करते हैं, या किसी को हैरेस करने के लिए, किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस तरह के फोटोज यूज में लेते हैं. तो ये जो इस तरह से जो एक्टिविटीज की जाती है, ये एक एक्टिविटी एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्टिविटी मानी जाती है, जो एक इलीगल वे है, जो बिना परमिशन का भी एक्सेस नहीं होती है. तो ये भी हमारा एक क्राइम है. इसी क्राइम को एक्सेस करने के लिए आज आईटी सेल के अंदर 2000 एक्ट 2000 का सेल बना हुआ है, या इंडियन पिनल कोड के अंदर 1860 का एक कोड है, जिसके अकॉर्डिंग उसे 18 ईयर से एज से पहले उसे कभी एक्सेस नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स. कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का मतलब क्या होता है? डिजिटल फॉरेंसिक्स और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स रेफर टू द मेथड यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्यूटर मीडिया और डिजिटल एविडेंस. कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का मतलब होता है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स रेफर टू द मेथड यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्यूटर मीडिया फॉर डिजिटल एविडेंस. Computer forensics provide our legal systems with way to recover data from electronic or digital devices. Computer forensics is a systematic process that interprets electronic data used in the court of law. The goal of the process is to preserve any evidence to most original from while performing a structured investigation of collecting identity and validating the digital information for the purpose of reconstructing past event. कि कंप्यूटर फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर फॉरेंसिक का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन के साथ इस तरह के क्राइम्स होते हैं, या कई सारे इलीगल पर्सन इस तरह के क्राइम करते हैं, तो इस तरह के क्राइम या ऑनलाइन क्राइम जब किया जाता है, तो उस ऑनलाइन क्राइम को साबित करने के लिए उस ऑनलाइन क्राइम के लिए जो एविडेंस एक्सेप्ट किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स. कि जैसे आज किसी पर्सन ने कहीं पे थेफ्टिंग की या चोरी की, तो चोरी करते समय वहां जो वेबकैम्स लगे हुए हैं, तो वेबकैम्स हैं उस पर्सन की डिजिटल फोटो अरेंज हो गई, तो वो हमारे लिए एक एविडेंस के बेस पर काउंट होता है, दैट इज ए कंप्यूटर फॉरेंसिक. इसी टर्म में हम इन्हें अगले पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, कि अगले पर्सन के लिए एक एविडेंस के बेस पर से यूज कर सकते हैं कि इस तरह से उसने इस चीज को एक्सेस किया है. इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट. कि आखिर साइबर क्राइम होने पर कौन कौन से लॉज होते हैं और आईटी एक्ट में क्या क्या कम्युनिकेशंस होते हैं. Cyber law is a general term which refer to all the legal and regulatory aspect of internet in the world wide web. कि साइबर लॉ का मतलब क्या है? कि साइबर लॉ वो एक्टिविटीज होती है जो किसी भी इंटरनेट या www के बेस पर की जाती है, या किसी भी डिजिटल मीडियम के थ्रू परफॉर्म की जाती है. एनीथिंग कंसर्न्ड विद द लेड टू द emanating from any legal aspect, issue connecting any activity of natural and others. Cyberspace come within the ambit to cyber law. कि साइबर क्राइम जो होता है, उन साइबर क्राइम को एक्सेस करने के लिए एक सेल होती है, दैट इज साइबर लॉ सेल. The growth of electronic commerce has propelled the need of vibrant and effective regulatory mechanisms which would further strengthen legal infrastructure so crucial the success of electronic commerce. All these regulatory mechanisms and legal infrastructure come within the domain of cyber law. कि cyber law is important because touch almost the aspect of transition activities on the concerning of internet world wide web cyberspace. कि जिस तरह से नॉर्मल क्राइम जो होते हैं, नॉर्मल क्राइम को ऑपरेट करने के लिए हमारी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, और एक साइबर लॉज वगैरह बने होते हैं, उसी टाइप से ऑनलाइन फ्रॉड, जो पर्सन ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन किसी पर्सन के साथ फ्रॉड होता है, तो उसकी कंप्लेन नोट करने के लिए कुछ लॉज बने हुए हैं, जिन लॉ को हम कहते हैं साइबर लॉ. इसी आईटी सेल के बेस पर, आईटी सेल 2008 के बेस पर कई सारे लॉज बने हुए हैं. इन इंडिया द साइबर लॉ इन्फोर्स थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 was notified 17 October 2000. It based on the United Nations Commission. IT 2000 prime purpose was to provide legal recognition of electronic commerce and the facility filling the electronic records. ये इस तरह से कुछ साइबर क्राइम वगैरह बने हुए हैं, जिनकी कुछ यहाँ डिटेल दी हुई है कि हम इन साइबर क्राइम के बेस पर किस किस तरह के एक्ट होते हैं और कितने कितने उनको सजा मिल सकती है. इन्हीं टॉपिक्स के बाद अब मेरा नेक्स्ट एक टॉपिक यूज में आ रहा है, ई वेस्ट मैनेजमेंट. कि जनरल टर्म से आईसीटी एक्ट क्या होती है, आईसीटी में क्या क्या क्राइम्स वगैरह होते हैं, इन्हें आप घर पे एक बार रीड आउट कीजिएगा.
इसी के बाद मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक यूज में आ रहा है, दैट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, या ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो बेटा ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हम वेस्ट में ई जोड़ दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो डमी टूल्स होते हैं, जो चीज़ हमारी यूजफुल नहीं होती है, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वेस्टिंग मटेरियल कहते हैं। उसी टाइप से आज हम गैजेट्स का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कई सारे लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह का यूज करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, जिन्हें हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमारी कबाड़ में या जनरली ऐसे मान लें कि वेस्ट टर्म में यूज़ आती है। तो इन वेस्ट मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं, और इन्हें हम किस तरह से वापस रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उसी टर्म को हम कहते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, ई स्क्रैप और वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिस्क्राइब डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Electronic waste may also be defined as the discarded computer, office electronics equipments, entertainment devices electronics, mobile phones, television sets, or refrigerators. These include used electronics which are designed for reuse, resale, salvage, recycling, and disposal. कि बेसिकली ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ऐसे वेस्टेज टूल जो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, उन्हीं टाइम के बेस पर एसी, फ्रिज, कूलर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये सारे गैजेट्स हमारे ई वेस्ट के अंदर काउंट होते हैं। अब इन ई वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए कि जिन्हें वापस से रीयूज करने जैसा बनाया जाए, या उन्हें वापस से रीसेल किया जाए, या उन्हें सैल्वेज बना दी जाए, या उन्हें रिसाइकिल करके डिस्पोज किया जाए। तो इसको रीयूज करने के लिए इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। उन ऑपरेशन में हम इन्हें वापस से कैसे यूज कर सकते हैं, या इन्हें हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन्हीं चीज को समझाने के लिए यहाँ पे ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस बनाया हुआ है। इस ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस के अंदर कई सारी टर्म्स होती है, उन्हें हम किस किस तरह से यूज ले सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ई वेस्ट इज कैटेगराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द बेस केस ऑफ हैजार्ड्स वेस्ट। कि ई वेस्ट जो वेस्टेज है, उन वेस्टेज को इंडियन गवर्नमेंट ने हैजार्ड वेस्ट के अंदर काउंट किया है। Within e-waste, there are several categories such as the large and small household appliances, electronic and electronic toys, and sporting equipments, tools, computer-related equipments, and so forth. कि आज ई वेस्ट के अंदर कई सारे छोटे एंड बड़े सब तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं। उन इक्विपमेंट के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी हो सकती है, छोटी छोटी हमारी टैबलेट, कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट, कि आखिर हम ई वेस्ट को किस तरह से कंपोज कर सकते हैं। Electronic and electric and electronic equipments contain metallic and non-metallic elements. Alloy and compounds such as copper, aluminum, gold, silver, palladium, platinum, nickel, tin, lead, iron, sulfur, phosphor, etc. कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर दोनों तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। उन टूल्स के अंदर मेटालिक टूल्स भी होते हैं और नॉन मेटालिक टूल्स भी होते हैं, जिनमें मेटालिक टूल के अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर होता है, और नॉन मेटालिक के अंदर प्लेटिनम, निकल, टीन, लीड, आयरन, सल्फर, इस तरह के टूल्स मिलाकर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बनाते हैं। अब इसमें से कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई रेंज पर कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, जिन्हें हम वापस रीयूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारी जो अर्थ है वो डैमेज होती है, तो उन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना ही सही रहता है। तो इस चीज़ को वापस से मैनेज कैसे किया जाए, इस तरह से ई वेस्ट मैनेजमेंट में इन चीज़ों को वापस रीयूज कैसे किया जाए, या हम ई वेस्ट को कैसे एक्सेस कर सकें, इस चीज़ को यूज करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जिन्हें साइक्लिंग प्रोसेस भी कहते हैं। बट इस चीज़ को समझने से पहले हम इसको एक बार रीड आउट करते हैं। द ई वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड रिकवरी द डिस्पोजल मटेरियल। कि ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जिन्हें वापस से प्रॉपर्ली रिसाइकिल किया जाए और उन्हें डिस्पोज किया जाए। द रिसाइकिल एंड रिकवरी इंक्लूड द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशन। कि जब इन्हें रिसाइकिल किया जाता है या उन्हें रिकवर किया जाता है, तो उसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं।